फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का आगे का पार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, हमने बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन सीखी थी कौन सी होती हैं, और हमने क्या सीखा था, इक्वेशंस को बैलेंस करना। एंड इस वीडियो में हम उसका आगे का पार्ट करेंगे, जो कि है हम किसी एक केमिकल इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ से ज़्यादा जानकारी हम कैसे प्राप्त करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक में इसमें हम क्या देखेंगे कि हम किसी एक केमिकल इक्वेशन से कैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हम तीन तरीक़ों से ले सकते हैं। पहली तो उनकी फिजिकल स्टेट, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस। पहले हम इसके बारे में देखते हैं, फिर दो जो और टॉपिक है उन्हें हम सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देखते हैं, पहला क्या है, फिजिकल स्टेट। सबसे पहले तो आप लोगों को एकदम से फिजिकल स्टेट का पता होना चाहिए कि इस वर्ड का क्या मतलब है। फिजिकल स्टेट यानी कि जो मैटर की स्टेट्स होती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट वन मोर इज देयर, दैट इज एक्वास। दिस इज aqueous solution. Now what is aqueous solution? Aqueous solution is the solution in water. तो देखिए इसका क्या मतलब है, solution in water। देखिए वाटर में कोई सा सॉल्यूशन, यानी कि जो भी आप लिखोगे, मान लीजिए H2SO4 है, ये भी आएगा, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये आप देखिए इसे कैसे आप बताओगे कि एक्वस है। नहीं, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी बट मुझे आ गया था। देखिए H2SO4, इसमें देखिए क्या वाटर के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, H2O। अब इसमें है तो कुछ तो मिलते हैं, H2 भी है, O भी है, तो मिलके कुछ ना कुछ तो वाटर में बनाएंगी। तो वाटर तो है, क्या और है, S4, यानी कि SO और 4 है, यानी कि क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ साथ SO4 भी जुड़ा हुआ है। यानी कि H2O के अलावा कहीं किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपके पास H2O लिखा हो और उसके बाद उसके साथ में ही कुछ ना कुछ लिखा हो, पहले आप देख लीजिए कि ये H2O है तो तभी केवल वाटर होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। अब कोई सी भी इक्वेशन है H2SO4, तो आप बस ये देख लीजिए कि H हो O हो, तो यानी कि आपका काम बन जाएगा। तो क्या है, इतना तो वाटर हो गया। अब इसमें कुछ और मिला हुआ है, तो कुछ और मिला हुआ है क्या है कि किसी चीज़ को वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन इन वाटर। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर के अंदर कुछ डाल के वाटरी टाइप का सॉल्यूशन बनाया जाए, उसे क्या कहा जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसे कैसे पता चला, H भी है, O भी है, तो यानी कुछ ना कुछ तो मिलता हुआ है, वाटर तो है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा, तो यानी कि वो क्या है, वाटर में डिसॉल्व है, तो वो क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को एक्वस सॉल्यूशन के बारे में सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको अगर बताना होगा और आप किससे पूछा जाएगा कि एक्वस है, लिक्विड है, तो आप लोग बहुत आसानी से बता पाएंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो काफ़ी इजी है, आप लोगों को इतना समझ में आ जाएगा। बट ये एक्वस वाली है, ये थोड़ी हार्ड हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है, हार्ड तो नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। पहले ही वाला लेते हैं जो बहुत बार ले चुके हैं। इस चैप्टर में देखिए एक बहुत आसानी होती है, एक तो इसमें होती बहुत सारी रिएक्शंस हैं, तो लेकिन वही रिएक्शंस बार बार रिपीट होती तो याद हो जाती हैं। तो हमने देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस में भी लिया था इसे, बैलेंसिंग में भी लिया था हमने, बैलेंस इक्वेशन के भी एग्जांपल्स में लिया, तो सारी चीज़ों में लिया है, तो आप लोगों को याद हो गया है। जिंक प्लस H2SO4, दैट इज व्हाट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए आपसे इसने पूछा है, मेक इट मोर इन्फॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग इट्स फिजिकल फीचर, फिजिकल स्टेट्स। तो देखिए आप कैसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे, देखो जिंक क्या है, ग्रेन्यूल्स के रूप में लिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड होंगे, मेटल है दैट इज, तो S लिखोगे। हाँ देखो,
सॉलिड आप लोग एक चीज़ है, सॉलिड के लिए मैंने पहले ही लिख दिया था, जो मैंने एस एल ऐसे करके लिखा था मैंने इसलिए लिखा था। सॉलिड के लिए एस लिखोगे स्मॉल एस, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए स्मॉल जी एंड एक्वस के लिए ए क्यू। तभी मैंने वहाँ पर एस एल जी की ए क्यू लिखा था। तो अब देखिए अब आप लोगों को आसानी होगी, अब आप लोग बता पाएंगे कि कौन सा एक्वस है, कौन सा लिक्विड एंड दैट इज कौन सा गैस है। तो देखिए इसमें क्या है, हमने Z को प्रूव कर दिया। चलिए इसे हम थोड़ा रेड पेन से लिख देते ताकि स्टेट जो हमारा आंसर है वो आप लोगों को अच्छे से और आ जाए, दिख जाए कि आपने यहाँ ऐसे इस टाइप में आंसर लिखा है। जब आप अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख के उसकी डायरेक्ट फिजिकल स्टेट लिख दीजिएगा, उसमें आप लोगों को अलग अलग चीज़ों का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सब्सटेंस क्या है, जिंक। ये क्या है, अब पहले आप ऐसे कर लीजिए, मैं आपको अब आप भी बताना साथ साथ और मैं भी फिर लिखूंगी। हमें सबका बताना होता है, ये नहीं एक का बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं। तो अब हम करेंगे अपना, इसमें सारी चीज़ें प्रूफ लिखते हैं। देखिए एक्वस में क्या होना चाहिए, एच हो या ओ हो या एच ओ दोनों हो जाए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं जिंक से। जिंक क्या है, सॉलिड, तो हमने लिख दिया एस। H2SO4 क्या है, इसमें एच भी है ओ भी है, चाहे एक हो जाता ओ हो जाता चाहे एच हो जाता। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें, H2SO4, तो कि ये क्या है एक्वस। जिंक सल्फेट, ये भी एक वाटर में ही सॉल्यूशन बनाया जाता है, क्योंकि उसमें बताया था कि बबल्स एकदम आने लगे, क्या है वाटर में जिंक डिजॉल्व होके कुछ बनाता है, तो दैट इज ऑल्सो एक्वस। इसमें बस आपको ये देखना है H2SO4 के अलावा जो है उसमें एक्वस आ गया। अब H2 है, H2 तो पता है गैस, हो गया सिंपल। केवल एक्वस का थोड़ा बहुत ध्यान देना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप हाँ एक चीज़ और इसमें आप ऐसे और ध्यान देख सकते हो, अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो वो H2SO4 होगी या वो सॉरी H2O होगी। अब इसमें लिक्विड की थोड़ी बहुत अलग अलग हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो क्या हो जाएंगे, एक्वस। तो देखिए सबसे इजी क्या है कि अगर वो लिक्विड नहीं है, यानी कि H2 नहीं है और सॉलिड लिक्विड, तो हमें पता चल जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस, वो क्या हो जाएगा एक्वस। ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब चलिए यही था हमारा फिजिकल स्टेट बताना। अब चलिए हम दूसरा मेथड देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपना सेकेंड तरीका देखते हैं, सेकेंड वे ऑफ मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाने का दूसरा तरीका क्या है। तो देखिए दूसरा तरीका है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जो हीट चेंजेस होते हैं, हीट चेंजेस यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ हीट चेंजेस। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में आपको दो चीज़ें सीखनी होंगी। पहला क्या कि इक्वेशन में क्या होता है, दो इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दो चीज़ें होती है, मैंने आपको शायद बताया भी है। हम लिखते हैं रिएक्शन, एक क्या हीट एब्जॉर्ब या फिर आप एनर्जी भी लिख सकते हो, एब्जॉर्ब होती है, बट in respect to this we have to write heat here, heat release होना, heat absorb होना, endothermic, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, पता होना भी चाहिए, एंड heat releasing that is exothermic, and this decrease temperature
दिस इंक्रीज टेम्परेचर। ये एक टाइप का चार्ट है, आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। मान लीजिए आपको बताना है गिव एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप लोगों को अगर पता ही नहीं होगा कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होता क्या है तो आप कैसे आंसर दोगे। तो इसलिए एक टाइप से आपको चार्ट बताया गया है। क्या है रिएक्शन, यानी कि चेंजेस होंगे एक सब्सटेंस, एक या दो एक से अधिक सब्सटेंसेस का एक नया चीज़ बनाना, तो रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन के दो टाइप होती हैं, एक तो हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है, नहीं तो हीट रिलीज होगी। अगर रिएक्शन हो रही है तो उसमें या तो हीट देगा वो या हीट लेगा। हीट एब्जॉर्ब कैसे करेगा, या तो हम उसे प्रोवाइड करवाएंगे हीट तब वो एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो वो सराउंडिंग्स की जो हीट, सराउंडिंग की जो हीट होती है, यानी एटमॉस्फेयर की हीट है, उसे एब्जॉर्ब करता है। दैट इज एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट। एंड हीट रिलीज करना, यानी कि अपनी जो एनर्जी है, हीट है, वो रिलीज कर देता है। जैसे कि आप चूना है उसमें पानी डालते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है उबाल सा आने लगता है उसमें, तो क्या है हीट रिलीज हो रही है। अब जिस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे क्या कहा जाता है एंडोथर्मिक। एंड जिस प्रोसेस में ये जो है हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स बाहर निकालना, एंड इसमें क्या होती है रिलीज करना। एंडो में भाई मेरे पास आ जाए कोई चीज़ तो वो दैट इज एंडोथर्मिक। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टिल हियर नाउ। Now in this process temperature decreases। जब वो सराउंडिंग की हीट लेता है, एनर्जी लेता है, तो वो टेम्परेचर लो कर देता है। जैसे कि आपके ये कूलर वगैरह बाहर लगे होते हैं, अगर बाहर लगे तो बहुत ज़्यादा एकदम से हवा अच्छी आती है, ठंडी आती है। आप अपना एसी वगैरह, कूलर वगैरह इन सब का एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर का भी एग्जांपल लिया जाता है। एनर्जी उसमें बाहर कितनी हीट होती है, गर्मी होती है, लेकिन फिर भी उसमें ठंडक होती है। तो क्या करता है एब्जॉर्ब करके एक नई चीज़ बना देता है जिसमें वो टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो जाता है। हम केमिकली भी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का लेते हैं तो वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो इस रिएक्शन में ना, जब ये लेबोरेटरी में होता है प्रैक्टिकली, तो टेम्परेचर आपको उसका डिक्रीज लगेगा, वो ठंडा ठंडा सा लगेगा। तो वो एक एक्सपेरिमेंटली इसका प्रूफ होता है, दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक। ना एक्सोथर्मिक में आते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी आपको चूने का एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या होता है टेम्परेचर एकदम से हाई हो जाता है, तो वो क्या है एक्सोथर्मिक। तो इसका भी एक बहुत सिंपल सा है, जैसे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन कर देते हो, कार्बन केवल, जब आप कार्बन को ऑक्सीजन में यानी कि C+O2 कर देते हो तो क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है विद ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। तो वो भी है। तो अब हम वही सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इसे रब कर देते हैं एंड देन वी विल मूव फर्दर। तो देखिए ये सारी बातें मैंने आप लोगों को क्यों बताई है, क्योंकि इसमें दो टाइप आएंगे हीट चेंजेस में, या तो हीट मिलेगी या फिर हीट दी जाएगी, और इसमें से एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं अब हम लोग अपनी इक्वेशन, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो कोई इतनी हार्ड नहीं है ये, बट इजी है। जो थर्ड वे है वो है थोड़ा बहुत हार्ड। चलिए अब हम लोग एंडोथर्मिक का एग्जांपल लेते हैं। एक्सोथर्मिक का एक्सो मतलब कि आप देखिए एक्सोथर्मिक में क्या डिफरेंस होगा, एंडोथर्मिक में क्या होगा। पहले हमने क्या लिया है, हेडिंग डाल देते तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैंने दोनों चीज़ें आपको क्यों बताई। एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड विल बी दैट इज endothermic. Alright, so now we will write the equations to differentiate them. एक्सोथर्मिक का लेते हैं हम लोग। अभी मैंने आपको कार्बन का बताया था, वही ले लेते हैं। कार्बन प्लस O2 बना देता है CO2 प्लस हीट। हीट क्यों लिख दिया मैंने, अब यहाँ हीट निकल रही है, वैसे तो कभी कभी लिखते भी नहीं है, बट ये लिखा जाता है। और हम पढ़ क्या रहे हैं, टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव,
तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ गैस भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी गैस लिख सकते हो, यहाँ पे भी गैस लिख सकते हो, और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए लो जी हमने लिख दिया। बट हम इसमें हीट चेंजेस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको हीट ही चेंजेस इसमें बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा इसमें लिखो, लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम हीट चेंजेस पढ़ रहे हैं, तो हीट चेंजेस देख लें क्या होता है। इसमें हीट रिलीज होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो इसमें ट्रिमेंडस अमाउंट, यानी कि ट्रिमेंडस मतलब इमेंस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए एंडोथर्मिक का लेते हैं। एंडोथर्मिक में देखना क्या चेंजेस होते हैं। हमने लिया सिंपलेस्ट एग्जांपल्स हम स्टार्ट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमने लिया नाइट्रोजन दैट इज N2 एंड देन ऑक्सीजन प्लस O2 that will make NO2. Okay, sorry, NO, that is नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, आप देखोगे मेरी और आपकी बुक में शायद अलग अलग लिखा हुआ होगा, क्यों? क्योंकि उसमें बैलेंस करके इक्वेशंस को लिखा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ N2 है, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है O2, यहाँ क्या है 1 O, तो हम डायरेक्टली यहाँ 2 लगा देंगे, नो प्रॉब्लम, बन गई बैलेंस। तो आपकी बुक से भी मैच करिए, हमारा काम भी आसान हो गया। तो ये ज़रूरी नहीं कि अब ये देखो, अभी सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस याद करनी होंगी कि हमने करा क्या है, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो आपको याद होना चाहिए। तो सॉरी यहाँ पर है, हाँ अब देखिए मैंने आपको बताया ये चीज़ बनाते हैं। ये कैसे बनाता है? जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोग सोचोगे मैंने तो बिल्कुल इजीली लिख दिया था, यहाँ हीट वीट तो लिखा नहीं था, तो इसलिए नहीं लिखा था। पहले तो आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए कि आपकी बुक में जो डिफरेंस है वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है उसमें, क्योंकि बैलेंस करके लिखी होती है ताकि कोई सवाल ना उठा पाए ना उस पर। इसमें हम इसे जब हीट प्रोवाइड करेंगे या ये सराउंडिंग की हीट लेगा, तब जाकर ये कहीं बनाएगा 2NO. Why we have written 2 here? To balance the equation, okay? Alright. Now we will check here also C1 and then here is also C1 O2. It is balanced. Now it is also balanced. So what the changes are here? Exothermic means heat release होना. So we have written heat in the product, यानी heat निकली, heat क्या हुआ? Product में आ गया. Endothermic heat we will provide heat, or it will absorb heat from the surrounding. So here we will have written heat in the reactants, because these substances combines to make a new, and means what is this product? The new product which is formed, new substance by the reaction of these reactants. Okay, यानी कि जो नई चीज बनती है, निकलती है उससे, तो निकली क्या? हीट निकली एक्सोथर्मिक में, तो हमने वो लिख दिया। एंडो में क्या हुआ? हमने दी, तो एक नया प्रोडक्ट बना, बट उसमें हीट नहीं आएगी। सो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हीट चेंजेस। हीट चेंजेस 2 टाइप के होंगे। हीट एक तो प्रोडक्ट्स में आएगी, यानी कि निकलेगी हीट, एक या तो वो एब्जॉर्ब करेगा या हम उसे देंगे हीट। ये सारी चीज़ें। अब चलिए हम थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड भी कुछ इतना हार्ड नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना थर्ड देखते हैं। दैट इज आवर लास्ट वे टू मेक ए क्वेश्चन मोर इंफॉर्मेटिव। सो बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशंस हियर? कंडीशंस मीन्स कि किस किस वजह से, किस किस तरीके से, मतलब किस एटमॉस्फेयर में वो चीज़ ऐसे हो रही है, रिएक्शन कैसे हो रही है, किस कंडीशन में हो रही है, यानी कि क्या क्या उस मतलब जो दबाव वगैरह उसमें डाला जा रहा है वो क्या क्या है। तो देखिए कंडीशंस हम काफ़ी तरीके की ले सकते हैं। जैसे कि जो हमारी रिएक्शन है वो कितने हमने टेम्परेचर पे करी है, क्योंकि हम बॉईल करेंगे या उसे मेल्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो उसमें क्या होगा? कंडीशंस होंगी, यानी कितने टेम्परेचर पे लेते हैं हम उसे। दूसरी देखिए, पहली क्या आ गई? टेम्परेचर, ओके। सेकेंड चीज़ आ जाएगी हमारा प्रेशर। तीसरी चीज़ आएगा हमारा कैटलिस्ट, एंड दैट्स ऑल। अब देखिए मैंने यहाँ दैट्स ऑल तो कह दिया, लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें वैसे पता है, बट कैटलिस्ट नहीं पता होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसे हम अभी देखते हैं। पहले हम टेम्परेचर देखते हैं।
टेम्परेचर यानी कि हमने उसे कितने टेम्परेचर पे बॉयल किया है या मेल्ट किया है, जो भी किया है वो टेम्परेचर हो गया, वो भी हमें लिखना होता है रिएक्शन में। इसे मोर इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि अगर कोई करेगा तो उसे पता तो हो कि कितने भाई मुझे इस पर दबाव डालना है, सारी चीज़ें पता हो उसे। अब प्रेशर की बात आई, यानी कि दबाव हवा का या किसी और चीज़ का हम दबाव डालें उस पर, कितने दबाव पे। तो देखिए इक्वेशन में हम जितने में भी लिखेंगे, चाहे 300 लिखें या 400 लिखें, एनीथिंग, ATM ज़रूर लगाएंगे। ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम उसे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे हैं उसे, और कोई प्रेशर नहीं दे रहे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मिल रहा है यानी एटमॉस्फेयर से। एंड नाउ व्हाट इज दिस कैटलिस्ट? इसका नाम तो बड़ा अजीब है बट हम लोगों में काफ़ी फैमिलियर है। देखिए, एक फ्रेंड ए है, एक फ्रेंड बी है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब इन दोनों की लड़ाई में किसी सी पर्सन ने आग में घी डालने वाला काम कर दिया, ऐड कोल टू द फायर जस्ट लाइक दिस, यानी कि आग में घी डाल दिया इसने, यानी कि और ज़्यादा इन्हें भड़का दिया। तो क्या होगी, इनकी जो फाइटिंग है वो बहुत ज़्यादा और जल्दी जल्दी बढ़ेगी, एकदम से कुछ ना कुछ जो भी इनकी लड़ाई में मारपीट वगैरह जो भी होगी वो बहुत जल्दी होने लगेगी, चाहे हो धीरे छोटी लड़ाई लेकिन बड़ी लड़ाई में हो जाएगी कन्वर्ट, और कितनी हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी कन्वर्ट बड़ी लड़ाई में। तो लेकिन अब जब इनका नाम आता है तो ये ए भी आएंगे कि इन दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हुई, स्कूल में हम आ गई लड़ाई का नाम, लेकिन इस सी पर्सन का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो बीच में था, इसने तो भाई केवल भड़काया है इन्हें। नाम किनका आएगा? जिन्होंने मारा पीटी करी है, जिन जिन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। आग में घी डालने वाले का नाम नहीं आता है। तो उसी तरीके से ये कैटलिस्ट भी होता है। कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन को, एक ऐसा सब्सटेंस, इट इज़ अ सब्सटेंस विच स्लोज डाउन और मेक इक्वेशन फास्ट, मेक द रिएक्शन वेरी फास्ट और वेरी स्लो। या तो ये रिएक्शन को कम स्पीड में भी कर सकता है और उसे तेज़ भी कर सकता है। यानी कि अगर कोई हमने रिएक्शन करी है तो वो हो ही नहीं रहा कुछ, रिएक्ट उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं आ रहे हैं, हम चेंजेस डालने के लिए कुछ कैटलिस्ट डाल देंगे, आग में घी डाल दिया, आग भड़क गई, यानी कि हमारा नया सब्सटेंस भी बन जाएगा, जल्दी हो जाएगी रिएक्शन, तो वो कैटलिस्ट होता है। तो देखिए अब हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आवर कंडीशंस बेस्ड। सो आई हैव टोल्ड यू ऑल द कंडीशंस, दैट इज फर्स्ट टेम्परेचर, देन प्रेशर एंड देन दिस कैटलिस्ट। देखिए अब हमने लिया KClO3, एक मिनट थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, देन वी विल गेट KCl प्लस O2। अब आप लोगों की बुक में डिफरेंट लिखा होगा, इसमें कहीं 2, 3 सब कुछ लिखा होगा, बट मैंने जो लिखी है मैंने नॉर्मल इक्वेशन लिखी है, उसमें बैलेंस करके लिखी हुई होती है, तो उसमें बैलेंस करके लिखी होती है। तो चलिए हम भी बैलेंस करते हैं। यहाँ क्या है K1, दैट इज पोटेशियम ना, पोटेशियम क्लोराइड आई थिंक, दैट इज K, दैट इज पोटेशियम। यहाँ पर क्या है K1, Cl1, O बट हेयर इज 3 एंड हेयर इज 2। अब हम सोचेंगे अभी तक तो हमने 2 वाले करे भाई, 3 वाला कहाँ से आ गया? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ 3 एंड 2 है, हमने पहले क्या करा, यहाँ पर देखते हैं, पहले O3 है, इसे हम क्या कर सकते हैं, अब चाहे यहाँ पर कर लो, यहाँ 3 है, हमने भी यहाँ 3 लिख दिया, क्या हो गया 3 2 6, यहाँ के तो है 3, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, लॉजिक हो गया 2 3 6, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया हमारा। अब क्या हुआ इसकी वजह से, K को भी 2 बनना पड़ा, Cl को भी 2 बनना पड़ा, इन दोनों को भी 2 बनना पड़ा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 लगा दिया, दैट इज आवर नाउ बैलेंस इक्वेशन। नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग जो हमने अभी मेन चीज़ें देखी हैं तो इसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। इसका तो हमें केवल हीट चेंजेस दिया हुआ होता है और टेम्परेचर वगैरह नहीं दिया हुआ होता है, इसका हमें केवल कैटलिस्ट दिया है। चलिए अब एक आप लोगों की बुक में आई थिंक ये ऐसा साइन होगा, ये ट्रायंगल साइन क्या है, दैट इज डेल्टा साइन। डेल्टा मतलब हीट के लिए है, लिख देते हैं डेल्टा
फॉर हीट, हीट के लिए यहाँ पर क्या हर जगह डेल्टा जहाँ पर यानी हीट के प्रेजेंस में दे रहे हैं। अब आप सोचोगे यहाँ क्यों नहीं लिखा हीट, तो यहाँ इसलिए लिखा है यहाँ पर प्रेजेंस में है, हीट मतलब है थोड़ी बहुत हमने दी, जैसे कैटलिस्ट टाइप का। देन अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसमें अभी देखिए कुछ और नया सब्सटेंस मिलाया हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रोड्यूस हो गए। भाई कैसे हो गए, हमने कैटलिस्ट डाला जिसका नाम है मैग्नीशियम, हाँ दैट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ओके, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हमने कैटलिस्ट क्या लिया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और हीट के प्रेजेंस में से हमने, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें भी ऊपर ऐसे सनलाइट लिखा हुआ होता है एंड नीचे क्लोरोफिल, यानी कि इनकी प्रेजेंस में ली है, ऐड नहीं है, इनकी बस प्रेजेंस में, यानी इसके इसमें जो भी हो रहा है ना ये हीट और इसकी प्रेजेंस में, यानी इसकी यानी ये प्रेजेंट है वहाँ पर, हम दे नहीं रहे हैं ना वो ले रहा है, यानी बस प्रेजेंट है उस जगह। तो इसमें क्या था, हीट प्रेजेंट थी और कैटलिस्ट हमने डाला, इसमें जैसे ही हमने कैटलिस्ट डाला रिएक्शन हुई और KCl बन गया, 2KCl बन गया और 3O2 हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें डेल्टा नहीं आएगा, बट ये आप लोगों को एक टाइप से याद ही करनी पड़ेगी कि किसमें हीट आएगा किसमें कैटलिस्ट आएगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत 10th क्लास में कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है जो आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया जाए, केवल 1-2 ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल 2 है और वो भी आपको बहुत ईजी है, उसमें सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम हाइड्रोजन में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, CH2 एंड OH, सी है। चलिए लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 बन जाता है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, CH3OH। यहाँ पर देखिए H2 है, O2 नहीं है। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन में डाला तो हमें क्या मिला, ये मिथाइनॉल का फॉर्मूला होता है, दैट इज मिथाइल एल्कोहल। ये मिथाइल एल्कोहल कार्बन मोनोऑक्साइड और इससे मिलकर बनता है, और इसका जो ये जब बनता है तो इसे कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे लिया जाता है, वो है इसे 300 ATM पे लिया जाता है, यानी प्रेशर पे कॉमा डाल के लिखेंगे आप, 300 डिग्री सेल्सियस पे से लिया जाता है। इसमें जो कैटलिस्ट मिलाया जाता है ये बनाने के लिए, कोई रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, तो वो होता है, सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, दैट इज जिंक मोनोऑक्साइड। यस हाँ, जिंक मोनोऑक्साइड में आप क्या डाल दोगे, क्रोमियम और डाल दोगे। क्रोमियम का क्या होता है, CrO3 प्लस CrO3। कैटलिस्ट इसमें 2 लिए हैं, दोनों कैटलिस्ट को मिला के हमने इसमें डाल दिया है, डालने के बाद मिथाइनॉल मिल गया जो कि है मिथाइल एल्कोहल, जो ये किससे मिलके बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 से। अब देखिए इसे हम सारी चीज़ें इसमें लिख देते हैं, यहाँ नीचे की तरफ कर देते हैं तो आसानी पड़ जाती है। ये 2 थोड़ा सा इधर करके लिख देते हैं, चलिए CO क्या है, गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों, ये क्या है, ये भी गैस है। अब इसके में नहीं लिखना आपको, मिथाइनॉल दैट इज मिथाइल एल्कोहल। एल्कोहल क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड। तो ये हमारी पूरी की पूरी हमने सारी चीज़ें इसमें लिख दी हैं, और यहीं पर हमारे जो टॉपिक है टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।